हेलो दोस्तों, फ्रीलांस स्टडीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2017 से लेकर 2011 तक के जो भी मॉडर्न इंडिया के तहत जो प्रीलिम्स में पूछे गए हैं यूपीएससी के, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है जो मॉडर्न इंडिया के तहत 2022 से लेकर 2018 तक के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए हमने ऑलरेडी। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 2017 से लेकर 2011 तक के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने एंशिएंट इंडिया और मिडिवल इंडिया का भी जो लेक्चर है वो अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे, आप चाहे तो देख सकते हैं। आपको इन लेक्चर से बहुत ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि टॉपिक वाइज जो अगर पढ़ते हैं आप किसी चीज़ को तो उसको समझने में ज़्यादा आसानी होती है। और अपने टॉपर्स से सुना होगा, अपने फैकल्टी से सुना होगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसको समझना कितना ज़्यादा जरूरी है इस एग्जाम में, खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ साथ जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हम इस सीरीज के साथ साथ आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के भी हम लोग टॉपिक वाइज आपको सीरीज उपलब्ध कराने वाले हैं आज से ही। तो हमारे साथ बने रहिए और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ द बटलर कमेटी ऑफ 1927 वाज टू, यहाँ पर पूछा गया है कि जो बटलर कमेटी जो 1927 में बनाई गई थी उसका उद्देश्य क्या था। तो इसी तरीके के बहुत सारे कमीशन जो है हमारे देश में बनाई गई स्वतंत्रता के पहले, जो हमारी अंग्रेजी हुकूमत हम पे जो शासन कर रही थी उसने बीच बीच में बहुत सारे कमीशन वगैरह बनाए थे, तो हम लोग देख लेते हैं। तो इस वीडियो में बटलर कमेटी के बारे में पूछा गया है। बटलर कमेटी, तो इस तरीके की कोई भी कमेटी हो जिसके बारे में आपको पढ़ने को मिले, आप उसके बारे में जानकारी ले लीजिए। चाहे बटलर कमेटी हो, जैसे कि साइमन कमीशन हो, साइमन कमीशन हो, और बहुत सारी कमेटियां बनी थी जैसे कि हंटर कमेटी है। कहने का मतलब है कि जो भी कमेटी वगैरह बनी थी वो आपको पता होना चाहिए कि वो कब बनी थी, कब बनी थी, किसके कार्यकाल में बनी थी, किसके कार्यकाल में बनी थी। उसके बाद उस समय वाइस ये हो गया किसके कार्यकाल में बनी थी, इसमें वाइसराय आ गया। इसकी रिपोर्ट क्या थी, रिपोर्ट में इसकी क्या बात बोली और किस लिए बनाई गई थी, ये सारी बातें आपको किसी भी कमेटी या फिर आप बोल सकते हैं कि कमीशन के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। हु among the following was were associated with the introduction of रैयतवाड़ी सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब यहाँ पर पूछा गया है कि जो रैयतवाड़ी सेटलमेंट हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ तीन तरह के सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए थे। हमारे यहाँ तीन तरह के सिस्टम थे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो पहला सिस्टम कौन सा था, परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्ती। दूसरा जो सिस्टम था वो रैयतवाड़ी। तीसरा था महालवाड़ी। ठीक है, ये नाम आपने सुने होंगे, अपने किताब जो पढ़ी होगी आपने मॉडर्न इंडिया को उसमें सुना होगा आपने। ये रेवेन्यू सेटलमेंट थे यानी लैंड सेटलमेंट की पॉलिसी थी, एक सिस्टम था। यहाँ पर पूछा गया कि हु among the following was were associated with the introduction of रैयतवाड़ी सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो रैयतवाड़ी जो सेटलमेंट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया उसमें उस समय इस सिस्टम से कौन कौन जो लोग थे वो एसोसिएटेड थे, इसमें उनका या ये योगदान आप बोल सकते हैं। यहाँ पर तीन नाम है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें क्या पता चलता है कि तीनों सेटलमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये कब आया, कब आया, किसने लाया, किसने लाया, किस क्षेत्र में लागू हुआ, किस क्षेत्र में किसने लाया, और प्रभाव क्या पड़ा, प्रभाव और इसकी मतलब इसका विवरण या डिस्क्रिप्शन या फिर खूबियां या मुख्य बातें इस सेटलमेंट की क्या क्या है, ये सारी बातें आपको
पता होना चाहिए। तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। यहाँ पर आपको 3 इवेंट्स के नाम दिए गए हैं। म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी, फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे भी कोई अगर इवेंट हो तो देख लेते हैं। नहीं, 3 ही इवेंट है। ये पूछा गया है कि इनको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल जो सीक्वेंस है उसमें सजाना है, यानी 3 आपको इवेंट्स दी गई हैं और उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें सजाना है कि पहले कौन हुआ, बाद में कौन हुआ, उसके बाद में कौन हुआ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चलता है कि सबसे पहले जो रॉयल इंडियन नेवी है इसका जो म्यूटिनी हुआ था वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन में है तो क्वेश्चन भी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वैसे भी ये जो रॉयल इंडियन नेवी है इसके ऊपर सवाल आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्विट इंडिया मूवमेंट आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो एक तरीके से जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है या फिर जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, उसी तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर मूवमेंट हुई थी, तो उसके चलते ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही पहले से ही। इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो तीनों राउंड टेबल को जो कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में पता होना चाहिए, तीनों के बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब इनके सीक्वेंस के बारे में पूछा है तो हमें इस क्वेश्चन से क्या पता चलता है कि कोई भी घटना हो, कोई भी घटना हो तो आपको साल पता होना चाहिए, यानी कब हुआ वो, ठीक है। साल पता होना चाहिए और साथ साथ उस घटना के जो मुख्य नेता रहे हैं ये पता होना चाहिए। साथ साथ मुख्य नेता हो गए और उस जो घटना का है क्षेत्र कहाँ तक था, किस क्षेत्र में वो घटना घटी ये पता होना चाहिए। उस क्षेत्र में किसने भाग लिया, यानी किस वर्ग ने भाग लिया, या फिर आप किस वर्ग बोल सकते हैं, किस वर्ग ने भाग लिया। और इसके साथ साथ आपको पता है इसके प्रभाव जो है वो क्या रहा ये पता होना चाहिए। उस समय वायसराय कौन था ये पता होना चाहिए। इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चौथा नंबर यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, और हाँ मैं आपको बता दूं ये जो पीडीएफ है वो एकम आईएएस नाम की एक कोचिंग संस्थान है जो केरला में मेनली बेस्ड है, और केरला से इसकी उत्पत्ति हुई है, और ये फिर भी लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में है और आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसकी वेबसाइट से ये पीडीएफ डाउनलोड किया गया है, तो हम इसके आभारी हैं, हम इसको क्रेडिट देते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रिफर्स टू। अब यहाँ पर देखिए बोला गया है कि डायरकी का मतलब जो है, डायरकी आपने नाम सुना होगा, अपनी जो किताब है उसमें देखा होगा, डायरकी सुना होगा, डबल गवर्नमेंट जैसे भी आपने नाम सुने होंगे। यहाँ पर पूछा है कि प्रिंसिपल ऑफ डायरकी जो यहाँ पर आपको किताब में पढ़ने को मिलता है इसका मतलब क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर इंटू 2 हाउसेस, इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट जैसे मैंने अभी आपको नाम लेके बताया, हैविंग 2 सीट्स ऑफ रूलर्स, वन इन लंदन एंड अनदर इन दिल्ली, और चौथा है डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेडिकेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू 2 कैटेगरीज। तो मैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी बात हो, अगर कोई भी आपको टर्म हो ऐसा आपको देखने को मिले तो आपको बहुत ही ज़्यादा उस पर ध्यान देना है। कोई भी टर्म हो, कोई भी टर्म हो आपको उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है कि उस टर्म का मतलब क्या है, ये बात आपको पता होना चाहिए। उस समय जो ये टर्म लाया है किसके द्वारा लाया गया है या किसके शासनकाल में लाया गया है, जैसे कि डायरकी किसने लाया, डबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ पे है, किस जगह पे मेंशन है ये पता होना चाहिए। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में है या फिर चार्टर एक्ट में है, किस एक्ट में है, किस एक्ट में मेंशन है, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। 5वां नंबर है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब पूछा गया है विच आर करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर देखिए करेक्टली मैच पूछा गया है, तो एक तरफ आपको पर्सन के नाम दिख रहे हैं और दूसरी तरफ वो क्या है या उनका योगदान क्या है ये एक तरफ लिखा हुआ है। तो पर्सन के नाम में है राधाकांत देव, गजलू, लक्ष्मी नारासू शेट्टी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 3 नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, फाउंडर ऑफ द महाराज मद्रास महाजन सभा, और तीसरा है
फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन। अब कौन सा करेक्टली मैच है ये हमें पता लगाना है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया था मॉडर्न हिस्ट्री की, जब हम बात कर रहे थे तो पहले लेक्चर की, तो उसमें बताया था कि कोई भी अगर नेता हो, कोई भी नेता हो, उसके बारे में आपको क्या जानना चाहिए। वो जो नेता है वो किस चीज़ का फाउंडर है, किस चीज़ की स्थापना की उसने, किसमें उन्होंने भाग लिया। जैसे कोई किसी चीज़ का फाउंडर है लेकिन उसमें उसने दूसरे के चलाए आंदोलन में भी भाग लिया, जैसे कि आप बोल सकते हैं जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने भी, ये भी खुद फाउंडर थे। जैसे सुभाष चंद्र बोस जो थे वो फॉरवर्ड ब्लॉक के फाउंडर थे, लेकिन उन्होंने खुद जो गांधी जी की जो क्विट इंडिया मूवमेंट है या फिर इस तरह की दूसरी जो मूवमेंट है उसमें उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया या फिर किस तरीके से वहाँ इन्वॉल्वमेंट दिखाई या उसमें उन्होंने अपनी राय प्रकट की, इसमें भाग लिया। ठीक है, नेता हो गया वो किस चीज़ का फाउंडर है, किसमें भाग लिया, उसकी जो मुख्य जो उसके उसके बारे में जो बातें बोली गई हैं, उसका कंट्रीब्यूशन, योगदान, का योगदान क्या है। अगर कोई किताब लिखी हो या फिर यहाँ पर कोई न्यूज़पेपर निकाला हो या फिर कोई मैगजीन निकाली हो, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पे। द ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1929 प्रोवाइड फॉर। क्वेश्चन है ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1929 के ऊपर। तो इसमें पूछा गया है इसमें क्या क्या प्रोविजन थे। यहाँ पर पहला ऑप्शन है द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। दूसरा है द आर्बिट्रेरी पावर्स टू द मैनेजमेंट टू क्वेल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। तीसरा है एन इंटरवेंशन बाय द ब्रिटिश कोर्ट इन द इवेंट ऑफ ए ट्रेड डिस्प्यूट। और चौथा है ए सिस्टम ऑफ ट्राइब्यूनल्स एंड ए बैन ऑन स्ट्राइक्स। तो ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट हो, इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चलता है। तो ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट जैसे एक्ट और भी बहुत सारे एक्ट आए थे, जैसे कि आपने हिलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी का नाम सुना होगा, हिलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ठीक है, साथ ही बहुत सारे जो आंदोलन हुए थे, किसान आंदोलन हुए थे, किसान आंदोलन हुए स्वतंत्रता आंदोलन के समय, सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, सामाजिक सुधार आंदोलन हुए। फिर जो दलित वर्ग है, दलित है, शोषित है, पीड़ित है, महिलाएं हैं, दलित वर्ग है, महिलाओं का वर्ग है, मजदूरों का वर्ग है, इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको एक्ट पढ़ने को मिले या कोई मूवमेंट पढ़ने को मिले, कोई एक्ट हो या फिर कोई मूवमेंट इनके लिए चली हो, तो उसके बारे में आपको सारी जानकारी लेनी है कि ये मूवमेंट कब चली, किसने चलाया, कोई एक्ट है तो फिर उसमें मुख्य जो बातें हैं एक्ट की वो क्या है, एक्ट की मुख्य बातें, कौन कौन सी डिमांड थी इनकी, नेताओं के द्वारा कौन सी डिमांड उठाई गई इनके पक्ष में, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और इन मूवमेंट का क्या प्रभाव पड़ा ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं सातवां नंबर जो क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, पूछा है इनमें से कौन सा करेक्ट है। करेक्ट इनकरेक्ट में आपको फिर से मैं बता रहा हूँ कि ध्यान देना है। पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट है द फैक्ट्रीज एक्ट 1881 वाज पास्ड विद द व्यू टू फिक्स द वेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस। दूसरा नंबर जो स्टेटमेंट है एन एम लोखंडे वाज ए पायनियर इन ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट इन ईस्ट इंडिया। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इसी आप ये बोर्ड देख सकते हैं, कोई भी एक्ट हो जो कि किसी के लिए भी लाई गई हो, किसान आंदोलन कोई चल रहा हो या फिर सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहा हो या फिर दलित या महिलाओं या मजदूरों के लिए कुछ यहाँ पर बात आपको देखने को मिल रही हो, तो आपको उसको उसकी जो मुख्य बातें हैं, एक्ट की मुख्य बातें मैंने आपको बताया पढ़नी चाहिए।
किसने चलाया, यानी उसका नेता कौन था, कब चली, पीरियड आपको पता होना चाहिए, कौन सी मूवमेंट थी ये बताना चाहिए, उस नेता की डिमांड क्या थी, का प्रभाव क्या हुआ, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। उसी चीज़ को इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर फैक्ट्रीज एक्ट की बात हो रही है, का मकसद क्या था, ये आपको यहाँ पूछा गया है। दूसरा है एक पर्सन है एन एम लोखंडे, पूछा गया है इन्होंने तो ब्रिटिश इंडिया में जो लेबर मूवमेंट थी उसको ऑर्गेनाइज करने में पायनियर की भूमिका निभाई, यानी कि सबसे पहले अगुवाई इन्होंने ही की। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी जो नेता है उसने क्या किया, ये बात आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर डिमांड की बात हो रही है, डिमांड में इसको जोड़ सकते हैं, डिमांड कौन उठाता है, जो नेता रहते हैं उसके, वो उठाते हैं। इसके साथ साथ इसी लेक्चर में जब मैंने आपको पहले की स्लाइड दिखाता हूँ, प्रीवियस वाले पेज पे चलते हैं। देखिए, ये देखिए नेता, नेता है वो किस चीज़ के फाउंडर है, तो यहाँ इसी के ऊपर सवाल पूछा गया है, वो किस चीज़ के पायनियर थे, एन एम लोखंडे। नेक्स्ट चलते हैं 2016 के क्वेश्चन पे। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट सूरत इन 1907। तो ये पूछा गया है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो सूरत में जो स्प्लिट हुई थी 1907 में, उसका क्या कारण था, मेन कारण क्या था। पहला स्टेटमेंट है इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनलिज्म इनटू इंडियन पॉलिटिक्स बाय लॉर्ड मिंटो। दूसरा है एक्सट्रीमिस्ट lack of faith in the capacity of the moderates to negotiate with the British government। तीसरा है फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग। और चौथा है औरबिंदो घोष इनएबिलिटी टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पर आपको चार स्टेटमेंट दिख रहे हैं। अब पूछा है कि सूरत स्प्लिट जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1907 में, उसका कारण क्या था। तो कोई भी घटना हो, मैंने आपको पहले भी बताया, दिखाता हूँ मैं आपको पेज। देखिए, कोई भी घटना हो, किस साल में घटी, उसमें कौन कौन से नेताओं ने भाग लिया, उनका क्या स्टैंड था, किस क्षेत्र में वो घटना घटी, किस वर्ग ने उसमें भाग लिया, प्रभाव क्या पड़ा, और वाइसरॉय में कौन था, ये मैंने आपको पहले बताया। तो देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मुद्दे क्या थे उसके, उसके ऊपर ये आप जोड़ सकते हैं कि जो घटना थी उसका मेन कारण क्या था। फिर देखिए यहाँ पर बोला गया है, इस ऑप्शन से भी आप सीख सकते हैं। लॉर्ड मिंटो ने यहाँ पर बोला है कि कम्युनलिज्म का इंडियन पॉलिटिक्स में इंट्रोडक्शन किया, यानी कि जो कम्युनलिज्म जो इंडियन पॉलिटिक्स में आया उसका जो इंट्रोडक्शन करता है वो है लॉर्ड मिंटो। तो किस वाइसराय ने क्या योगदान किया, ये आपको सीखने को मिलता है इससे। मैं एक पेज प्लस कर लेता हूँ। वाइसराय के बारे में अगर आपको पढ़ने को मिले, वाइसराय के बारे में, तो उसमें क्या क्या ध्यान रखना है आपको। वाइसराय है एक तरफ, उसके बाद किस साल में बना वो, कार्यकाल, कार्यकाल लिखना ज़्यादा बेहतर होगा, कार्यकाल क्या होगा वाइसराय का, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उसने क्या क्या इंट्रोडक्शन किया, या फिर क्या क्या पॉलिसी उसकी क्या थी, नीतियाँ, नीतियाँ बोल सकते हैं जो उसने लाया, जैसे हड़प नीति हो या सहायक संधि हो, कुछ इसी तरह की, या फिर कम्युनलिज्म का इंट्रोडक्शन हो, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर है अगला क्वेश्चन, द प्लान ऑफ सर स्टेफोर्ड क्रिप्स इनवेसिस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। अब यहाँ पर बोला है कि स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे वो आए थे भारत में नेगोशिएशन करने के लिए कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भारत की स्थिति क्या होगी, क्या उसको स्वतंत्रता दिया जाएगा या फिर उसको जो डोमिनियन स्टेटस है वो दिया जाएगा, क्या होगा उसका वो खाका वो खींचने के लिए, या फिर प्लान क्या होगा, ये डिसाइड करने के लिए स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा गया था। तो उस प्लान के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट है इंडिया शुड बी ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। दूसरा है इंडिया शुड बी पार्टीशन इनटू टू बिफोर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस। तीसरा है इंडिया शुड बी मेड ए रिपब्लिक विद द कंडीशन दैट शी विल ज्वाइन द कॉमनवेल्थ। और चौथा है इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस। तो कोई भी प्लान हो, कोई भी योजना हो, जैसे कि यहाँ पर वाइसराय है स्टेफर्ड क्रिप्स, ये वाइसराय तो नहीं थे, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो कोई भी प्रपोजल हो या कोई भी कमीशन हो, मैंने आपको पहले ही बताया था, उसी में देख लेते हैं जो पहले हमने इसमें, और उससे पहले जो क्वेश्चन था मैंने आपको बताया था। देखिए, कोई भी कमेटी हो, कोई भी कमीशन हो
या फिर कोई भी प्रपोजल हो या कोई भी मिशन हो, जैसे कि कैबिनेट मिशन, तो वो कब बनी, किसके कार्यकाल में बनी, उसकी रिपोर्ट क्या थी, किस लिए बनी, ये सारी बातें आपको मैं पहले ही आपको बता चुका है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा कि स्टेफोर्ड क्रिप्स वायसराय थे या नहीं थे। मैं ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि नहीं। जैसे कोई भी नाम आया तो उसके बारे में क्लियर है कि नहीं, वो चीज़ है क्या। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं होगी तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से नहीं दे पाएंगे। और आपको सबसे बड़ी बात की आंसर दे पाए या ना दे पाए वो बात की बात है, आपको कॉन्सेप्ट अभी तक समझ में नहीं आया है और जो यूपीएससी है वो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहती है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, द स्वदेशी एंड बॉयकॉट वेयर अडॉप्टेड एज मेथड्स ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द। देखिए, जो स्वदेशी है और बॉयकॉट है, जो स्वदेशी अपनाना है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है और बॉयकॉट करना है, ये जो है वो स्ट्रगल के मेथड्स के रूप में अपनाए गए। यानी कि जो हमारी स्वतंत्रता आंदोलन चल रही थी उसमें एक तरीका ये भी था कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और अपनी वस्तुओं का लोकल फॉर वोकल करेंगे। ठीक है, पहला यहाँ पर ऑप्शन है एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, दूसरा है होम रूल मूवमेंट, तीसरा है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और चौथा है विजिट ऑफ द साइमन कमीशन टू इंडिया। यहाँ पर आपको ये बोला गया कि इस मेथड्स ऑफ स्ट्रगल के रूप में इनको कब अपनाया गया, किस स्ट्रगल के दौरान अपनाया गया। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी जो मेथड रहा हो या कोई भी फेज रहा हो, कोई भी फेज रहा हो हमारे स्वतंत्रता हमारी जो स्वतंत्रता आंदोलन है, फ्रीडम स्ट्रगल है, उसमें कोई भी फेज आया जैसे कि मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज या फिर आप बोल सकते हैं रेवोल्यूशनरी फेज, तो ये कब से कब तक चला, कब से कब तक चला, मुख्य नेता इनके कौन थे, मुख्य नेता क्या थे और इसकी मुख्य बातें, इस तरह के जो फेज है उसकी मुख्य बातें क्या थे, फीचर, फीचर आप बोल सकते हैं इसको, फीचर्स या फिर एस्पेक्ट बोल सकते हैं, पहलू। ठीक है, वायसराय कार्यकाल के बारे में मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहता हूँ, कार्यकाल आपको पता होना चाहिए। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए जो ऑप्शन में दिए गए हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल, होम रूल मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और साइमन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सारे भी जब आपको स्टेटमेंट में दिए गए हैं, ऑप्शन के स्टेटमेंट में, तो आपको ये जरूरी हो जाता है कि अगर इसके बारे में पढ़ने को मिले तो थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि अगर ऑप्शन में है तो मैं आपको बार बार वीडियो में बताता हूँ कि कल को ये क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। ठीक है, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज ऑर्गेनाइज, सत्य शोधक समाज, पहला है स्टेटमेंट, ए मूवमेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन इंडिया, बिहार, ए टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन गुजरात एंड एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र और चौथा ए पीजन मूवमेंट इन पंजाब। यहाँ पर आपको चार स्टेटमेंट या ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं और ये पूछा है कि जो सत्य शोधक समाज है उसने क्या काम किया। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, पहले की देखते हैं स्लाइड्स पे, शायद पहले स्लाइड मिट गई है, कोई बात नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी जो मूवमेंट है या अपराइजिंग है, कुछ भी नाम दे दीजिए इसको, या रिवोल्ट है, कब हुआ ये पता होना चाहिए, किसने किया या किस वर्ग ने, आप बोल सकते हैं किस वर्ग ने किया, उसमें वायसराय तरीका क्या अपनाया गया, यानी मुख्य बातें इसको बोल सकते हैं, मुख्य बातें, और प्रभाव क्या हुआ, कि मुख्य नेता, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। कोई भी मूवमेंट
अपराइजिंग या फिर रिवोल्ट की बात जब हो आपको पढ़ने को मिले तब, या फिर कोई भी आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हो। ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए? महिलाएं हो उनके उत्थान के लिए, दलित के उत्थान के लिए, ट्राइबल्स के उत्थान के लिए, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। मजदूरों के उत्थान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रोपोजल्स वे रिलेटेड टू। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रोपोजल्स, तो मैंने आपको जैसे बताया हाँ सारे कुछ ही है, जो मैंने सोचा कि ये खत्म हो गया। इस स्लाइड में है ये। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी प्रपोजल हो, कमीशन हो, कमेटी हो, उसके बारे में आपको सारी जानकारी लेनी है। कोई भी प्रपोजल हो, कोई भी कमीशन हो या कमेटी हो, मैंने अभी भी आपको इसको बताया था, कोई भी मिशन हो या इसी तरीके का कोई भी आपको देखने को मिले, या कोई भी संधि हो, संधि भी इसमें आती है, संधि हो तो उसकी मुख्य बातें आपको पता होना चाहिए। कब हुआ, कौन वायसराय था, सारी बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 6वां नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग, केशव चंद्र सेन इज एसोसिएटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द एबव। यहाँ पर एक नाम आपको दिख रहा है, केशव चंद्र सेन, तो ये बोला गया है कि इनमें से किससे वो एसोसिएटेड थे। तीन आपको ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए गए हैं, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। अब पूछा है कि केशव चंद्र सेन किससे एसोसिएटेड। मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी नेता के बारे में आपको जब भी पढ़ने को मिले तो वो किस चीज़ का फाउंडर रहा है, किसमें उसने भाग लिया है, उसका योगदान क्या रहा है, उसमें किताब उसने क्या निकाली, न्यूज़पेपर, मैगजीन, वो सारी बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये देखिए ये तीन जो कमीशन आपको देखने को मिल रहा है ना, कमेटी या फिर एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, तो इसके नाम भी देख लीजिए। अगर आपको पढ़ने को मिले तो इसके बारे में भी जानकारी हासिल कर लीजिएगा। एक नोटबुक बना लिया कीजिए कि ये चीज़ ऑप्शन में पूछी गई थी, तो इसके बारे में अगर पढ़ने को मिलेगा तो मैं इसको पढ़ूंगा। ठीक है, तो 15 के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू द कैबिनेट मिशन विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। अब देखिए मैंने आपको जैसा बताया, किसी भी मिशन, प्रपोजल, कमेटी, संधि, तो ये आपको मिशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। कुछ इनमें से कौन से जो बात है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, इट रिकमेंडेड ए फेडरल गवर्नमेंट, इट enlarges the powers of the Indian courts, और it provides for more Indians in the ICS। तो जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी मिशन हो, प्रपोजल हो, कमेटी हो, वो सारी बातें आपको पता होना चाहिए, उसकी मुख्य बातें क्या है। देखिए जब उस बटलर कमेटी का जो क्वेश्चन हम डिस्कस करें तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी कमीशन हो, कमेटी हो, प्रपोजल हो, मिशन हो या संधि हो, तो कब बनी, किसके कार्यकाल में बनी, उसकी रिपोर्ट क्या थी, किस लिए बनी, उसमें नेताओं का, हमारे भारतीय नेताओं का क्या रिएक्शन था, नेताओं का रिएक्शन क्या था, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। अब यहाँ पर पूछा गया फ्यूडल सिस्टम के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं भारतीय इतिहास में, वो कौन कौन से हैं। तीन स्टेटमेंट है। पहला है, ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड ए वेरी वीक प्रोविंशियल और लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी, emergence of administrative structure based on control and possession of land, creation of lord vassal relationship between the feudal lord and his overlord। फ्यूडल सिस्टम के ऊपर सवाल है, तो इसका मतलब पूछा है कि इसका एसेंशियल जो एलिमेंट था वो क्या है। इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में हर जगह का फ्यूडल सिस्टम अलग अलग था, तो इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बात की जा रही है। मैंने आपको जैसे बताया था, कोई भी टर्म हो तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
देख लेता हूँ इसमें वो स्लाइड है या नहीं। ये देखिए, कोई भी टर्म हो का मतलब क्या है, किस शासनकाल में वो टर्म आपको बिलोंग करता है, किस एक्ट में अगर मेंशन है तो वो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है फ्यूडल सिस्टम के बारे में, तो उसके एसेंशियल एलिमेंट्स मतलब में भी आप इसको जोड़ सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप जो एलिमेंट्स है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following movements has contributed to a split in the Indian National Congress during the Congress resulting in the emergence of moderates and extremists? यहाँ पर बोला है कौन सी जो मूवमेंट है, नीचे दिए गए चार मूवमेंट में, जिसके कारण क्या हुआ, जो आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आज की जो कांग्रेस पार्टी है, उसमें क्या हुआ, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, धर्म दल और गर्म दल में वो बढ़ गया। पहला स्टेटमेंट है स्वदेशी मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और चौथा स्टेटमेंट ये ऑप्शन है दिस सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। तो ये मूवमेंट तो पहले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, स्वदेशी मूवमेंट है, क्विट इंडिया है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है। ऐसे भी ये जो चारों मूवमेंट है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा विस्तार से इनके बारे में किताबों में लिखा गया है। अब जो जो कांग्रेस की बात यहाँ पर है, इसका भी आप एक अलग से स्लाइड बना देता हूँ मैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके जो मुख्य मुख्य, इसके पहले तो स्थापना के बारे में आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। स्थापना के बारे में, ये कब हुआ, कब हुआ, इसमें मुख्य मुख्य नेताओं ने जो भाग लिया पहले वाले में, या फिर किसी भी अधिवेशन में, ये बातें आपको पता होना चाहिए। पहला जो लोग रहे, पहले लोग, जैसे कि पहली महिला कौन रही है, पहली मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे, पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन रहे, ये बातें आपको पता होना चाहिए। किस स्थान पर कौन सा अधिवेशन हुआ, किस स्थान पर हुआ अधिवेशन, के बाद कब हुआ वो अधिवेशन, ठीक है। उस अधिवेशन की मुख्य बातें क्या थी, उसमें कौन सा जो बिल है, सॉरी, जो कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ, तो उसमें किसमें स्प्लिट हुआ, किसमें मर्जर हुआ, ये बातें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू रॉलेट सत्याग्रह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। यहाँ पर रॉलेट सत्याग्रह से क्वेश्चन है, पूछा गया इनमें से तीन स्टेटमेंट है और कौन सी इसके स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, द रॉलेट एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सेडिशन कमेटी। मैंने आपको जैसे बताया था, कोई भी कमेटी हो तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी सिफारिशें क्या थी, उसका इंडियन रिएक्शन क्या था, उसको किसने गठन किया था, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। सेडिशन कमेटी की आपको यहाँ पर सवाल देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ रॉलेट एक्ट है, उसके ऊपर भी सवाल है। द रॉलेट सत्याग्रह, गांधी जी ट्राई टू यूटिलाइज द होम रूल लीग। तीसरा है डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन coincided with रॉलेट सत्याग्रह। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए पता चलता है कि हमारे लिए कमेटी, कमीशन, मिशन, संधियाँ सारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर बीच बीच में बहुत सारे एक्ट आए, जैसे कि आप बोल सकते हैं चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट इतने सारे हमारे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उसके साथ साथ इंडियन काउंसिल्स एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट जैसे हैं, फिर फिट्स इंडिया एक्ट था, इसी तरीके का। फिर आप बोल सकते हैं रॉलेट एक्ट है। फिर रिफॉर्म्स कमीशन बहुत सारे आए, जैसे कि आप बोल सकते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, फिर मार्ले मिंटो। ये सारे जो इस तरह के जो टर्म है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि इनके बारे में हम अच्छे से जान लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर इकोनॉमिक क्रिटिक और क्रिटिक्स ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। यहाँ पर पूछा गया है जो इंडिया में जो कॉलोनियलिज्म था, साम्राज्यवाद था, ब्रिटिश साम्राज्यवाद था, उसके इकोनॉमिक क्रिटिक या क्रिटिक्स कौन थे। इकोनॉमिक क्रिटिक्स करने से आप समझ गए होंगे कि जिन्होंने भारत में जो ब्रिटिश सरकार हुकूमत थी, उसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भारत में पड़ रहा था उसके बारे में लिखा या बताया। पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी,
फिर है जी सुब्रमण्य अय्यर और तीसरा है आरसी दत्त। तो मैंने जैसे आपको बताया था नेताओं के बारे में, चलते हैं पिछले पेजों पे। अपना साल कमीशन नेता, ये देखिए कौन सा नेता ने क्या काम किया, किसमें भाग लिया, किस चीज का फाउंडर बना, वो योगदान क्या था उसका, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया इसने क्या योगदान दिया, इस चीज में आप इसको शामिल कर सकते हैं कि कौन कौन जो है वो इकोनॉमिक क्रिटिक्स रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एक पार्टी थी स्वतंत्रता आंदोलन के समय, तो इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है कि इट एडवोकेटेड द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस। दूसरा है इट वांटेड टू एस्टैब्लिश द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट। तीसरा है इट एडवोकेटेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज एंड ऑप्रेस्ड क्लासेस। यहाँ पर बोला गया आपको 3 स्टेटमेंट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के ऊपर। इसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई भी पार्टी बनी हो या कोई भी संगठन हो, ग्रुप हो, तो ब्लॉक हो, जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक, तो इसकी स्थापना आपको पता होना चाहिए कब हुआ, स्थापना के बारे में पता होना चाहिए कब हुआ, किसने किया, किस उद्देश्य से किया, उद्देश्य आपको पता होना चाहिए, और पार्टी है, स्थापना है, किसने किया, किस उद्देश्य से किया, और इसका ये जो अपने मिशन में कितना पास हुई, कितना फेल हुई, यानी कि इसमें योगदान क्या क्या किया। वायसराय अगर उस समय उनसे कुछ उनका लेना देना हो तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 7वां नंबर जो क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 क्लियरली डिफाइंड। मैंने जैसे अभी अभी आपको बताया था, कोई भी एक्ट हो, चार्टर एक्ट हो, इसी स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ मैं। पिछले स्लाइड ये देखिए, कोई प्रपोजल हो, जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए चार्टर एक्ट हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो, इंडियन काउंसिल एक्ट हो, या रेगुलेटरी एक्ट हो, या फिर क्विट्स इंडिया एक्ट हो, या फिर कोई भी चीज़ हो इस तरह का, कोई रिफॉर्म हो, कोई कमिटी हो, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए कि जब ये इसके ऊपर क्वेश्चन आए आपको किस तरीके से उसको पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के ऊपर क्वेश्चन है, तो पूछा है कि इसका जो इसेंशियल एलिमेंट था वो क्या था, या फीचर इसके बारे में पूछा है, प्रोविजंस के बारे में पूछा है। पहला स्टेटमेंट है द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द जुडिशरी एंड द लेजिस्लेचर। दूसरा है द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। तीसरा है द पावर्स ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड द वाइसराय। एंड चौथा ऑप्शन नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन को हमने पहले ही बता दिया कि कैसे हैंडल करना है इसको, हम इससे हमने क्या सीखा ये पहले ही मैंने आपको बता दिया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर, दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सरोजिनी नायडू। दूसरा है द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बदरुद्दीन तैयब जी। अब देखिए मैंने इसी क्वेश्चन को अभी अभी आपको दिखाया था। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर सवाल कैसे आ सकते हैं, स्थापना कब हुआ, किन नेताओं ने इसका स्थापना किया, सबसे पहले इनमें कौन कौन थे, यानी पहले नेता कौन थे, अध्यक्ष इसके कौन थे, पहले पहले महिला अध्यक्ष कौन थी, मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, मैंने आपको भी बताया था, अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष का पद कब किसने संभाला, किसने कब कब संभाला, ये बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 9वां नंबर जो क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज ए मार्च ऑन द तंजूर कोस्ट टू टेक द सॉल्ट लॉ इन अप्रैल 1930। पूछा गया है कि जो सॉल्ट लॉ जो तोड़ा गया था अप्रैल 1930 में, सॉल्ट लॉ जो तोड़ा गया, तंजौर कोस्ट पे 1930 में, अप्रैल 1930 में
तो वहां पर जो मार्च ऑर्गेनाइज किया गया था इसके लिए वो किसने किया? 4 स्टेटमेंट ऑप्शन: पीओ चिदम्बरम पिल्लई, सी राजगोपालचारी, के कामराज और एनी बेसेंट। मैंने जैसे आपको बताया था किस नेता ने किस क्षेत्र में अपना जो काम है वो योगदान दिया, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, घटना, साल, नेता, क्षेत्र, किसने किस वर्ग को प्रभावित किया, प्रभाव क्या रहा, वायसराय कौन था, ये सारी बातें आपको मैंने पहले ही बता दी है। ठीक है, नेक्स्ट है 2014 का क्वेश्चन है, द रेडक्लिफ कमिटी वाज अपॉइंटेड टू। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है, फिर से बोलने की जरूरत नहीं है, रेडक्लिफ कमिटी को क्यों अपॉइंट किया गया था। इस क्वेश्चन को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसके पैटर्न को। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905 लास्टेड अंटिल। अब देखिए, ये बोला गया है जो पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जिसके बाद स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ और जो ब्रिटिश वस्तुओं का जो बहिष्कार किया गया और इंडियन स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील की गई, तो उस वो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल जिसके कारण ये सब हुआ वो कब तक चला। स्टेटमेंट है, आपको 4 स्टेटमेंट है। पहला है, द फर्स्ट वर्ल्ड वार व्हेन इंडियन ट्रूप्स वेर नीडेड बाय द ब्रिटिश एंड द पार्टीशन वाज एंडेड। दूसरा स्टेटमेंट, किंग जॉर्ज V एरोगेटेड कर्जन्स एक्ट एट द रॉयल दरबार इन दिल्ली इन 1911। तीसरा स्टेटमेंट है, गांधी जी लॉन्च हिज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और चौथा है, द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 व्हेन ईस्ट बंगाल बिकेम ईस्ट पाकिस्तान। ये पूछा गया है। तो मैंने जैसे आपको बताया था किस वायसराय के काल में क्या घटना घटी, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको स्लाइड दिखा देता हूँ। वायसराय, कार्यकाल, उसकी नीतियाँ और उसके समय में कौन सी घटनाएं घटी, घटनाएं कौन सी घटनाएं घटी, कौन से आंदोलन चले, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी घटना ही है, जो बंगाल का बंटवारा वो भी एक घटना है। तो उसको कब डाला गया, इसके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, 1929 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ऑफ सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ द फेडरल मूवमेंट बिकॉज द। यहाँ पर बोला जा रहा है जो कांग्रेस का जो सेशन हुआ था 1929 में, तो वो हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल है, जो फ्रीडम मूवमेंट है हमारी, वो उसके इतिहास में ये जो सेशन है वो क्यों महत्वपूर्ण है। 4 स्टेटमेंट है, अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर्ड एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस, अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड एट द गोल ऑफ द कांग्रेस, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च, और चौथा, डिसीजन टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन वाज टेकन। तो मैंने जैसे आपको बताया था कौन सा जो सेशन है उसमें अध्यक्ष कौन थे, कब हुआ, वो किस जगह पर हुआ, ये बातें मैंने आपको पहले बताई हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कब हुआ, किन नेताओं ने भाग लिया, किसकी स्थापना किन्होंने की, पहले इसमें जो थे वो कौन थे, किस स्थान पर हुआ, कब हुआ, उसकी मुख्य बातें। तो ये मुख्य बातों के ऊपर सवाल पूछा गया कि जो 1929 में हुआ था उसकी मुख्य बात क्या थी, क्या उसका महत्व था। मुख्य बातें या महत्व एक ही चीज है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, द गदर वाजे। पूछा है कि गदर क्या है या क्या था। 4 स्टेटमेंट है, Revolutionary Association of Indians with headquarters at San Francisco, National Organization operating from Singapore, Militant Organization with the headquarters at Tashkent, और चौथा ऑप्शन है, कम्युनिस्ट मूवमेंट फॉर इंडिया फ्रीडम विद हेडक्वार्टर्स एट ताशकंद। तो गदर क्या था, इसके ऊपर सवाल है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कोई भी मूवमेंट या कोई भी घटना हुई हो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कोई भी घटना है, उसका साल, नेता, क्षेत्र, किसने और किस वर्ग ने किया, उसका प्रभाव, उसमें वायसराय कौन था, आप इस चीज को यहाँ पर इससे रिलेट कर सकते हैं।
5वां नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट वाज देयर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन 1858। यहाँ पर बोला गया है जो क्वीन विक्टोरिया का जो प्रोक्लेमेशन है 1858 का, उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या उद्देश्य था। तो जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी कमेटी है, लिख देता हूँ फिर से, कोई भी कमेटी है, कमीशन है, या कोई भी प्रपोजल है, कोई भी संधि है, कोई भी मिशन है, कोई भी प्लान है या कोई भी प्रोक्लामेशन है, कोई भी प्रोक्लामेशन है, इसका जो ऑब्जेक्टिव वगैरह या कोई भी मुख्य बात है, जैसे कि इसको किसने अपॉइंट किया, किसके कार्यकाल में ये अपॉइंट हुआ, इसका इरादा क्या था या क्यों अपॉइंट किया गया, इसका क्या रिपोर्ट आया, इस पर जो नेता थे इंडिया के उसको क्या रिएक्शन था, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। 2013 के क्वेश्चन पे चलते हैं। एनी बेसेंट वाज, पहला क्वेश्चन है एनी बेसेंट वाज, एनी बेसेंट के ऊपर क्वेश्चन है। तीन स्टेटमेंट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट, द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी, वंस द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो एनी बेसेंट के बारे में पूछा गया है, तो मैंने जैसे आपको बताया किसी भी नेता के बारे में क्या क्या जानकारी आपको लेनी है, किसी भी नेता के बारे में क्या जानकारी लेनी है कि वो नेता जो है वो किस चीज़ का फाउंडर है, किसमें उसने भाग लिया, उसका योगदान क्या था, उसकी किताबें क्या है, ये सारी बातें आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। दूसरा जो स्टेटमेंट है, सॉरी जो क्वेश्चन है, द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू द, मैंने आपको पहले ही बताया इल्बर्ट कंट्रोवर्सी के बारे में, इसी वीडियो लेक्चर में पूछा गया है कि इसका क्या, इसका उद्देश्य था, या फिर ये जो चर्चा में आया इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, वो क्यों आया। पहला स्टेटमेंट है इम्पोजिशन ऑफ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस टू कैरी आर्म्स बाय द इंडियंस। दूसरा स्टेटमेंट है इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स पब्लिश्ड इन इंडियन लैंग्वेजेस। तीसरा स्टेटमेंट है रिमूवल और डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन द इंडियन मजिस्ट्रेट्स विद रिगार्ड टू द ट्रायल ऑफ द यूरोपियंस। और चौथा है रिमूवल ऑफ ए ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड क्लॉथ ऑफ कॉटन या कॉटन क्लॉथ। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको अभी भी बताया, इसी आपको स्लाइड ऊपर कर लेता हूँ, कोई भी कमेटी, कमीशन, प्रपोजल, संधि, मिशन, प्रोक्लेमेशन, प्लान या कोई भी कंट्रोवर्सी हो, ये भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। इसके बारे में सारी बातें आपको जो मैंने इसके बारे में बताई थी, वही चीज़ आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वेयर। यहाँ पर पूछा गया जो प्रोविंसेस, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, तो उसमें जो प्रोविंसेस से जो मेंबर्स आए थे, प्रोविंसेस से जो मेंबर्स आए थे उसके बारे में पूछा गया है कि वो कैसे आए थे। पहला स्टेटमेंट, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दोज प्रोविंसेस, nominated by the Indian National Congress and the Muslim League, elected by the provincial legislative assemblies, और चौथा है selected by the government for their expertise in constitutional matters। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है हमारी, उसके ऊपर बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं, तो इसके सारे डेट्स आपको पता होना चाहिए, डेट्स पता होना चाहिए कि कब कब इसका मेन डेट है, यानी कि कब की पहली बैठक हुई, किस बैठक में राष्ट्रीय गान अपनाया गया, किस डेट को अपनाया गया, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या में कौन कौन, यानी कमेटी इतनी सारी बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी हो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्राफ्टिंग कमेटी, अम्बेडकर इसके जो मेन थे। इसके बाद और भी बहुत सारी कमेटियाँ थी, वो उसके अध्यक्ष कौन थे ये आपको पता होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या था कमेटी का, ये बातें आपको पता होना चाहिए। फिर इंटरिम गवर्नमेंट भी इसमें शामिल कर सकते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट जो थी, इंटरिम गवर्नमेंट में कौन से नेता को कौन से जो पद है वो दिया गया, या मंत्री पद कौन सा मंत्री बनाया गया, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चौथा जो नंबर क्वेश्चन है, द डिमांड फॉर द तेभागा प्लीजेंट मूवमेंट इन बंगाल वाज फॉर। तो तेभागा जो प्लीजेंट मूवमेंट है बंगाल में जो हुआ था, उसका क्या डिमांड था,
पहला स्टेटमेंट है द रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ द लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम 1/2 ऑफ द क्रॉप टू 1/3। दूसरा स्टेटमेंट है द ग्रांट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड टू पीजेंट एज दे वेयर द एक्चुअल कल्टिवेटर्स ऑफ द लैंड। तीसरा स्टेटमेंट है द प्रूटिंग ऑफ जमींदारी सिस्टम एंड द एंड ऑफ सर्फडम। चौथा सिस्टम है राइटिंग ऑफ ऑल पीजेंट डिप्स। तो तेभागा पीजेंट मूवमेंट है बंगाल में जो हुआ था उसका क्या डिमांड था। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है, कोई भी मूवमेंट वगैरह के बारे में आपको दिखाता हूँ। देखिए कोई भी एक्ट हो या कोई भी मूवमेंट हो वो कब चली, किसने चलाया, उसकी मुख्य बातें क्या है, उसका डिमांड क्या था, उसका प्रभाव क्या था, जिससे आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। देखिए डिमांड यहाँ पर पहले मैंने लिख दिया था। पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन बिकॉज। अब देखिए जो पीपल ऑफ इंडिया है वो साइमन कमीशन जब भारत में आया तो उसका विरोध ये कर रहे थे, जिसमें लाला लाजपत राय को भी इसके चलते शहीद होना पड़ा। ये पूछा है, तो पहले तो यहाँ पर साइमन कमीशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो इसका भारत के लोगों ने विरोध क्यों किया। पहला स्टेटमेंट, इंडियंस नेवर वांटेड द रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द एक्ट ऑफ 1919। दूसरा ऑप्शन, साइमन कमीशन रिकमेंडेड द एबोलिशन ऑफ डायरकी इन द प्रोविंसेस। तीसरा स्टेटमेंट, देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन। और चौथा ऑप्शन, द साइमन कमीशन सजेस्टेड द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। तो कोई भी कमीशन हो, प्रपोजल हो, मैंने आपको पहले ही बताया वही सारी बातें हैं। ये देखिए सब कुछ वैसा ही है, तो कुछ भी नया नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू। अब ये भी एक मूवमेंट पे सवाल है कि क्विट इंडिया मूवमेंट को क्यों चलाया गया। मैंने आपको अभी भी बताया कोई भी मूवमेंट है वो कब चली, किसने चलाया, उसकी मुख्य बातें क्या है, उसका डिमांड क्या है, प्रभाव क्या पड़ा, उसकी मुख्य बातों में ये भी आप मान सकते हैं कि इसका कारण क्या था। ठीक है, कोई जोड़ लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, 2012 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग। तीन यहाँ पर स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहा है। ये पूछा है विच ऑफ द इबव वर्ड वेयर इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया बाय द इंग्लिश। ये पूछा है कि जो अंग्रेज आए थे भारत में उन्होंने बहुत सारी चीजें भारत में इंट्रोड्यूस की थी नई नई, जो कि भारत में पहले से नहीं थी। तो इनमें से कौन कौन से जो है तीनों में से उसको भारत में इंट्रोड्यूस करने का जो श्रेय है वो ब्रिटिशर्स को जाता है। पहला स्टेटमेंट, असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सॉइल एंड द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। दूसरा है यूज ऑफ मोबाइल कैनन्स इन वॉरफेयर। तीसरा है कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज। तो तीन क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, और पूछा गया है कि इंग्लिश के द्वारा क्या क्या इंट्रोड्यूस किया गया था। तो कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी कंपनी जो है भारत में आई थी, तो उन्होंने अपने साथ क्या चीज़ लाया और यहाँ से क्या एक्सपोर्ट होता था, ये सारी बातें आपको मैंने कल बताई थी। तो उसी चीज़ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन द। अब देखिए तो सेंटर और स्टेट्स के बीच में है वो डिवीजन है पावर्स का, और ये किस चीज़ के अंतर्गत मेंशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। यानी भारत की जो सरकार चलेगी या भारत का जो प्रशासन चलेगा ना, वो कैसे चलेगा, उसको एक सेंटर चलाएगा और एक बहुत सारे जो स्टेट है वो चलाएंगे। तो उनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स हैं, क्योंकि दो लोग शासन कर रहे हैं तो उनके अलग अलग पावर्स होंगे, जिसपे वो लोग अलग अलग तरीके से काम करेंगे। एक ही चीज़ पर अगर दो लोग काम करेंगे तो फिर उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी का लॉस होगा और उतना आउटपुट नहीं निकल पाएगा जितना कम रिसोर्सेज में जरूरी है। यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, मॉन्टेग्यू चिप्स 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और चौथा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो किस एक्ट में ये प्रोविजन था कि सेंटर और स्टेट्स हैं उनकी पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मैंने जैसे आपको बताया था, ये देखिए बहुत सारी चीजें हो गई ना। चलिए कोई बात नहीं, पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कोई भी प्रपोजल हो, कमेटी हो, कमीशन हो, रिफॉर्म्स हो, एसोसिएशन हो, सॉरी एसोसिएशन नहीं, कोई भी संधि हो, तो वो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। कोई भी चार्टर एक्ट हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट हो। तो मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी कि उनमें मुख्य बातें क्या है, उसको किसके कार्यकाल में लाया गया, उसमें नेताओं का क्या रिस्पॉन्स था, वो सारी बातें मैंने आपको इसी लेक्चर में पहले ही बता दी हैं।
तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन द 7 प्रोविंसेस इन 1939 बिकॉज, जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज हैं उन्होंने 7 प्रोविंसेस से यहाँ पर रिजाइन कर दिया था 1939 में, तो वो क्यों किया था, बिकॉज ये पूछा है। पहला स्टेटमेंट है द कांग्रेस कुड नॉट फॉर्म मिनिस्ट्री इन द अदर 4 प्रोविंसेस। दूसरा है इमरजेंस ऑफ ए लेफ्ट विंग इन द कांग्रेस मेड द वर्किंग ऑफ द मिनिस्ट्रीज इम्पॉसिबल। तीसरा है देयर वेर वाइड स्प्रेड कम्युनल disturbances in their provinces। चौथा है none of the statements A, B and C are given above is correct। तो कोई भी घटना है वो क्यों घटी, इसके ऊपर मैंने आपको पहले ही इसमें बता दिया है। कोई भी जो घटना है, देखिए घटना है वो किस साल घटी, कौन से नेता इसमें इम्पैक्ट हुए या फिर उन्होंने क्या स्टैंड लिया, किस क्षेत्र में हुई, किस वर्ग ने किया, उसका प्रभाव क्या था, उसमें वायसराय कौन था, इस चीज से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है उसमें इस चीज को ऐड कर सकते हैं कि कौन सी जो मुख्य बातें हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती हैं, उसको भी आप नोट करते चलिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। यहाँ पर पूछा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 है उसके जो प्रिंसिपल फीचर्स है वो क्या है। तो मैंने जैसे आपको बताया, एक्ट हो, चार्टर एक्ट हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो, सारी बातें मैंने आपको पहले ही अभी भी बताई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से जो एक्ट में कौन सी मुख्य बातें हैं वो आपको पता होना चाहिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। During Indian freedom struggle, the National Social Conference was formed. What was the reason for its formation? यहाँ पर बोला जा रहा है जो स्वतंत्रता आंदोलन जब भारत में चल रहा था तो बहुत सारी पार्टियां बनी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने, बहुत सारे ग्रुप्स बने, बहुत सारे ब्लॉक्स बने। तो उसी तरीके का एक जो कॉन्फ्रेंस था वो बना, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। तो इसके जो बनने का जो कारण था वो क्या है, यहाँ पर आपको 4 कारण दिख रहे हैं। पहला स्टेटमेंट है different social reform groups or organizations of Bengal region united to form a single body to discuss the issues of larger interest and to prepare appropriate petitions representations to the government। दूसरा जो स्टेटमेंट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट वांट टू इंक्लूड सोशल रिफॉर्म्स इन इट्स deliberations and decided to form a separate body for much a purpose। तीसरा है Behramji Malabari and M.G. Ranade decided to bring together all the social reform groups of the country under one organization। चौथा स्टेटमेंट है none of the statements above is correct in this context। तो किसी भी पार्टी का जो फॉर्मेशन हुआ था वो किसने किया था, किस नेता ने किया, उसमें कौन कौन से नेताओं ने भाग लिया, कि जो मेन जो अधिवेशन हुए वो कब हुए, उस अधिवेशन की मुख्य बातें आपको पता होना चाहिए, और वो क्यों बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन, किस वर्ग को वो एड्रेस करता था, सारी बातें आपको पता होना चाहिए। उसने कौन से आंदोलन चलाए, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वेयर एस्टेब्लिश्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यहाँ पर पूछा गया बी आर अम्बेडकर के द्वारा कौन कौन सी पार्टी की स्थापना की गई थी। मैंने आपको पहले ही इस चीज को भी बताया है कि कौन से नेता ने किस चीज को फाउंड किया, किस अखबार को चलाया, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, किस आंदोलन को चलाया, किसके लिए काम किया, सारी बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अंडरटुक फास्ट एंड टू डेथ इन 1932 मेनली बिकॉज। यहाँ पर बोला गया है महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था 1932 में, तो वो किस कारणवश किया था। तो पहला आपको स्टेटमेंट है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल्ड टू सेटिस्फाई इंडियन पॉलिटिकल एस्पिरेशंस। दूसरा है कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हैड डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। तीसरा है रैमसे मैकडोनाल्ड अनाउंस द कम्युनल अवार्ड। चौथा है none of the statements above is are correct in the context। तो कोई भी घटना हुई, जैसे महात्मा गांधी ने फास्ट किया तो ये भी एक घटना है, तो क्यों हुई, किसके काल में हुई, उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, किस वर्ग के लिए किया, ये सारी बातें ध्यान में रखने योग्य है। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है, वी रेफरेंस टू रैयतवाड़ी सेटलमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये देखिए सेटलमेंट के ऊपर दूसरा क्वेश्चन इसी लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं। फिर से रैयतवाड़ी सेटलमेंट के ही ऊपर क्वेश्चन है, तो हो सकता है अगली बार से आपको जो परमानेंट सेटलमेंट हो, या फिर आप बोल सकते हैं महालबारी जो सिस्टम है उसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है, द रेंट वाज पेड डायरेक्टली बाय द पीजेंट्स टू द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट गिव पट्टास टू द रॉयल्स। तीसरा है द लैंड्स वेयर सर्वेड एंड असेस्ड बिफोर बीइंग टैक्स्ड। और इसमें पूछा गया इनमें से कौन कौन जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है।
तो कोई भी आपको ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई भी लड़ाई हो या फिर कोई भी रिवोल्ट हो या फिर कोई भी सेटलमेंट हो, कोई भी जो संधि हुई हो, उसकी मुख्य बातें आपको पता होना चाहिए, कारण पता होना चाहिए, प्रभाव पता होना चाहिए, नेता कौन से ये पता होना चाहिए। मैं बार बार इन चीज़ों को दोहरा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये सारी चीज़ जो है वो घुस जाए। मैं जानता हूँ आप बहुत समझदार हैं, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास नो डाउट आपको बहुत ज़्यादा इसमें आपको जो दिमाग है वो डेवलप्ड है, लेकिन मैं ये चीज़ें बार बार आपको बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल चीज़ें सेट हो जाए। 9th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं। पहला, इसमें जो क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय दादा भाई नौरोजी टू द कॉज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज दैट। अब देखिए जो क्वेश्चन है सीधा सीधा पूछा गया है कि दादा भाई नौरोजी हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट में। उन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे कि उन्होंने जो ब्रिटिश का प्रभाव पड़ रहा था इकोनॉमिक रूप से इंडिया में, इस बारे में बोला, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली, जैसे कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी उन्होंने भाग लिया, ब्रिटिश लंदन में भी उन्होंने कुछ काम किया, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की। तो इसी के ऊपर सवाल है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन जो था उनका वो क्या है। पहला स्टेटमेंट, एक्सपोज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश। दूसरा है, इंटरप्रेट द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट एंड रिस्टोर द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंडियन। तीसरा है, स्टेट द नीड फॉर एजुकेशन ऑफ ऑल द सेक्सुअल इविल्स बिफोर एनीथिंग एल्स। अब पूछा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। सवाल यहाँ पर दादा भाई नौरोजी के कंट्रीब्यूशन के ऊपर है, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी कोई भी नेता हो तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसी लेक्चर में, अब बातें सिर्फ रिपीट हो रही हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द रॉलेट एक्ट एम डेट। फिर से यहाँ रॉलेट एक्ट के ऊपर सवाल है और पूछा है इसका मकसद क्या था। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, इस चीज़ को मैं दोहराने वाला नहीं हूँ, आप भी बोर हो जाएंगे, तो इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। रॉलेट एक्ट का मकसद क्या था, तो किसी चीज़ कभी कोई भी मूवमेंट का क्या मकसद था, ये सारी बातें फिर से दोबारा हो जाएंगी। 11वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री बिकॉज। मैंने आपको बताया था कोई भी अधिवेशन में कि उसका जो अध्यक्ष था वो कौन था, उस अधिवेशन की खासियत क्या है, मुख्य बातें क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और किस जगह पे हुआ, वो किस साल में हुआ, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। तो उसी के ऊपर ये सवाल है, और लाहौर सेशन के ऊपर भी दूसरे नंबर पे दूसरे बार ये क्वेश्चन इसी सीरीज में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है वो है, द कांग्रेस पास ए रेजोल्यूशन डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस। दूसरा है, द रिफ्ट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट was dissolved in the session. दूसरा है, a resolution was passed rejecting the two nation theory in that session. तो मैंने आपको जैसे बताया उस तरीके से आपको ये जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लेंगे अगर उस तरीके से आप पढ़ेंगे तो। Which of the following statements is are correct regarding ब्रह्मो समाज। पूछा है कि ब्रह्मो समाज जो है रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए, उनमें से कौन कौन से जो है वो सही है, करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, इट अपोज्ड आइडोलेट्री। दूसरा है, इट डिनाइड द नीड फॉर ए प्रीस्टली क्लास फॉर इंटरप्रेटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट। और तीसरा है, इट पॉपुलराइज द डॉक्ट्रिन दैट द वेदास आर इनफॉलिबल। तो ब्रह्मो समाज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समाज है, जिसको आप जोड़ सकते हैं कि राजा राम मोहन जो राय थे वो इनसे इस संस्था से जुड़े हुए थे। राजा राम मोहन रॉय बहुत ही ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति है हमारे भारतीय इतिहास में। सती प्रथा जैसे जो कुरीति है उसको मिटाने में इनका बहुत योगदान था। यहाँ पर आपको ब्रह्मो समाज के ऊपर पूछा है, तो मैंने आपको पहले बताया था कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी मूवमेंट है, कोई भी रिवोल्ट है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसमें की जो मुख्य बातें हैं क्या है, वो किस लिए की गई थी, उसके नेता कौन से हैं, कौन से साल में हुआ, कौन सा वायसराय उसमें था, वगैरह वगैरह, ठीक है। और साल का जो लास्ट क्वेश्चन आपको शुरू हो गया है, 2011 लास्ट ईयर है जो इस सीरीज में डिस्कस किया गया है। पहला क्वेश्चन है, the tendency for increased litigation was visible after the introduction of the land settlement system of Lord Cornwallis in 1793. The reasons for this are normally traced to which of the following provisions. अब ये क्वेश्चन को डिस्कस करके क्या पता चलता है कि जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है उसके ऊपर सवाल है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है वो यहाँ के गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट को उन्हें नहीं लाया था। तो उसके चलते क्या हुआ, जब से परमानेंट सेटलमेंट आया तब से लिटिगेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यानी कोर्ट में जब बहुत सारा पेंडिंग जो केसेस है वो लैंड के ऊपर ये पहुंचने लगी कोर्ट्स में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मुकदमे दायर होने लगे। तो ये जो था, ये इतने सारे मुकदमे दायर होने लगे, वो क्यों हो रहे थे,
ये पूछा गया है। पहला है कौन से प्रोविजन के कारण हो रहे थे, ये देखिए। पहला स्टेटमेंट है मेकिंग जमींदार पोजीशन स्ट्रॉन्गर विस द रॉयल, मेकिंग ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ओवरलोड ऑफ जमींदार। तीसरा मेकिंग जुडिशियल सिस्टम मोर एफिशिएंट, और चौथा नन ऑफ द एबव। तो मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी जो घटना घटी है वो क्यों घटी, किसके कार्यकाल में घटी, उसका प्रभाव क्या पड़ा, किस वर्ग ने उसमें भाग लिया, और उसकी जो मुख्य बातें हैं दूसरी वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये तीनों सेटलमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस इज नॉट ट्रू अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। फिर से यहाँ पर आपको एक घटना है या फिर आंदोलन का एक चरण है क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942, उसके ऊपर सवाल है। दूसरी या तीसरी बार इसी लेक्चर सीरीज में आपको इसके ऊपर सवाल देखने को मिल रहा है। पहला है इट वॉज ए नॉन वायलेंट मूवमेंट, दूसरा है इट वॉज लेड बाई महात्मा गांधी, इट वॉज ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, और चौथा है इट डज नॉट अटैक द लेबर क्लास इन जनरल। यहाँ पर आपको चार स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट को लेकर, और इसकी मेन फीचर्स के ऊपर ये सवाल है। इसने ये पूछा है कि इनमें से कौन सा जो फीचर था वो क्विट इंडिया मूवमेंट का नहीं था। तो सारी बातें फिर से दोहराई जाएंगी यहाँ पर, अगर मैंने फिर से बोली आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा, सीखना होगा आपको। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ colonial रूल इन इंडियन होम चार्जेस formed an important part following funds constituted home charges। देखिए यहाँ पर होम चार्जेस यहाँ पर एक टर्म है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि किसी भी टर्म के ऊपर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको बिल्कुल उसके बारे में सर्च करना चाहिए कि वो टर्म जो है वो किस चीज़ के बारे में बोला जा रहा है, उसमें टर्म का मतलब क्या है। जैसे होम चार्जेस एक नया टर्म है आपको देखने को मिल रहा है जो अनयूजुअल है, यानी कि नॉर्मली इसको देख के आप नहीं बता सकते इसका मतलब क्या होगा। यहाँ पर तीन स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग दिए गए हैं। फंड्स यूज टू सपोर्ट द इंडियन ऑफिस इन लंदन, दूसरा है फंड्स यूज टू पे सैलरीज एंड पेंशन्स ऑफ ब्रिटिश पर्सनल इंगेज्ड इन इंडिया, तीसरा है फंड्स यूज फॉर वेजिंग वार्स आउटसाइड इंडियन बाय द ब्रिटिश। तो होम चार्जेस का मतलब क्या है, ये इसके ऊपर सवाल है। तो जैसे मैंने आपको बताया पहले ही इस वीडियो लेक्चर में, उससे आप इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको आंसर दे पाएंगे। ये देखिए ये लास्ट पेज आपका चलाया है। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है व्हाट वाज द रीजन फॉर महात्मा गांधी टू ऑर्गेनाइज ए सत्याग्रह ऑन बिहाफ ऑफ द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा। तो महात्मा गांधी ने बहुत सारे सत्याग्रह किए, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में किया इन्होंने, दक्षिण अफ्रीका में किया था, फिर आके यहाँ पर चंपारण में किया, उसके बाद खेड़ा में किया। तो इस तरीके के सत्याग्रह इन्होंने किया। फिर कहीं पर आमरण अनशन किए। ठीक है, यहाँ पर उसका कारण पूछा गया है कि जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था खेड़ा में ये पीजेंट्स के लिए, तो उसका रीजन क्या था। पहला स्टेटमेंट द एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट सस्पेंड द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इन स्पाइट ऑफ ए ड्राउट, दूसरा स्टेटमेंट द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोपोज्ड टू इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन गुजरात, of which of the statements above given is are correct। ठीक है, तो कोई भी घटना घटी हो, क्यों घटी हो, कौन से नेता थे उसमें, उसमें क्या प्रभाव पड़ा, उसकी मुख्य बातें क्या थी, उसके ऊपर आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए इस वीडियो लेक्चर में जो मैं इतने सारे क्वेश्चन को बिना बताए आपको आगे बढ़ रहा हूँ, इसका सिर्फ कारण ये है कि मैंने इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत में ही जो 30 मिनट रहे हैं, लगभग 30-40 मिनट, वो सारे कॉन्सेप्ट अब तक क्लियर हो चुके हैं। बस जो भी पैटर्न जो आपको देखने को मिल रहा है नए नए क्वेश्चन में, वो बस उस चीज़ का रिविजन है। तो मैं उन चीज़ों को अगर करूंगा तो लेक्चर भी खामखा लंबा हो जाएगा, और जब लंबा होगा तो आप बोरिंग हो जाएंगे, आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा आप अपना भी दिमाग लगाइए, और आपको अगर इस चीज़ को सीखना ही है तो आप पहले के जो 30-40 मिनट है उसको आराम से फोकस करके देख लीजिए, आपको बाकी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। फिर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से पढ़ सकते हैं, फिर आपको वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं होगी। तो 5वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज द पर्पज विद विच सर विलियम वेडनबर्न एंड वी.एस. काइन had set up the Indian Parliamentary Committee in 1893। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो सर विलियम वेडरबर्न है और वी.एस. काइने हैं, उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको 1893 में सेटअप किया था। उसका पर्पस क्या था, क्या उद्देश्य था। पहला है टू एजिटेट फॉर इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, दूसरा है टू कैंपेन फॉर द एंट्री ऑफ इंडियंस इनटू द इंपीरियल जुडिशरी,
तीसरा है टू फैसिलिटेट ए डिस्कशन ऑन इंडिया इंडिपेंडेंस इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और चौथा स्टेटमेंट है टू एजिटेट फॉर द एंट्री ऑफ इमिनेंट इंडियंस इनटू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो दो नाम आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, सर विलियम वेदरबर्न और वी.एस. कैने। तो एक अनयूजुअल से नाम है, इंडियन नाम तो है नहीं, अनयूजुअल नाम है। तो मैंने आपको जैसे टर्म के ऊपर बताया था, कोई भी टर्म के ऊपर अगर आपको देखने को मिल नहीं समझ में आए, जैसे कि होम चार्जेस अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसी तरीके से ये नाम आपको यूनिक लग रहे होंगे, विलियम और वी.एस. कैने। तो इसके बारे में आप जान लीजिए कि उन्होंने क्या किया और कोई भी चीज़ की उन्होंने तो उसका पर्पस क्या था, उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी सेड that some of the deepest convictions were reflected in a book titled Unto This Last, and the book transformed his life. What was the message from the book that transformed Mahatma Gandhi? तो महात्मा गांधी ने एक किताब पढ़ी थी अनटू दिस लास्ट, और इस किताब का एक मैसेज था जिसके कारण महात्मा गांधी का जीवन जो है वो पूरी तरह से बदल गया। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा वो मैसेज था। Uplifting the oppressed and poor is the moral responsibility of an educated man. The statement है the good of individual is contained in the good of all. तीसरा स्टेटमेंट है the life of celibacy and spiritual pursuit are essential for a noble life. और चौथा है all the statements are correct in this context. ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया किसी भी नेता की जो है वो मुख्य बात क्या है, उसका जन्म के बारे में या फिर उसकी शिक्षा के बारे में, और खासकर महात्मा गांधी के बारे में तो कहना ही क्या, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जो सिलेबस के हिसाब से जो पर्सन है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, तो वो महात्मा गांधी है। उसके बाद किसी का नंबर आता है। ये सच में एक महान व्यक्ति थे, इसमें कोई शक नहीं है, और इनके ऊपर अगर आपको कोई भी जानकारी मिले तो उसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए कि आखिर ये महान बने कैसे। कोई भी देखिए महान जो व्यक्ति बनता है वो जन्म से नहीं होता, बल्कि उसकी परिस्थितियाँ और उससे उपजी उसकी सोच, परिस्थितियाँ और उनकी विचारधारा, ये सोच, उसके कारण वो बनते हैं। तो उससे आपको आपको अपने भी पर्सनालिटी को अपलिफ्ट करने में मदद मिलेगी। तो इस चीज़ को आप अगर समझ के चलेंगे तो हमारे व्यक्तित्व के लिए भी अच्छा होगा, हमारे जीवन के लिए भी अच्छा होगा। तो अगर कि आपको किताब में किसी नेता के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, उसके बारे में जानकारी दी गई हो तो वो आप उसको नोट जरूर करें। जैसे कि मुझे याद है कि कल के क्वेश्चन में शायद लाला लाजपत राय के बारे में क्वेश्चन था, तो उन्होंने अमेरिका जाकर पढ़ाई की, उन्होंने इस रिवोल्यूशन में भाग लिया, ये सारी इस तरह की डिटेल आपको उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। तो इसी तरीके से ये भी आपको महात्मा गांधी के ऊपर ही पर्सनल क्वेश्चन पूछा गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर क्वेश्चन में है, आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो इसके ऊपर पागल होने की जरूरत नहीं है। आप बाकी सारे क्वेश्चन जो आसान है उसका आंसर दे सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन तो वैसे ही मैंने आपको बार बार बताया कि फंसाने के लिए, कि आपको आपकी गलती को रोकने के लिए, वो आपकी मानसिकता को चेक करने के लिए डाल देते हैं। With reference to the period of Indian freedom struggle, which of the following was there recommended by the Nehru report? यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के पीरियड को लेके जो नेहरू रिपोर्ट है उसकी रिकमेंडेशन क्या थी। पहला है कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, दूसरी है जॉइंट इलेक्ट्रेट्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर माइनॉरिटीज, तीसरा है प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर द प्रोपेल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेहरू रिपोर्ट के रिकमेंडेशन के ऊपर ये सवाल है। तो मैंने आपको बताया था कोई भी कमेटी हो, कमीशन हो, रिफॉर्म कमीशन हो, प्रपोजल हो, कोई रिफॉर्म्स हो, कोई संधि हो और कोई रिपोर्ट हो, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए कि उसकी मुख्य बातें क्या थी। ठीक है, 8वां नंबर जो क्वेश्चन है, which amongst the following provided a common factor for tribal insurrection in India in the 19th century? यहाँ पर बोला जा रहा है इतने सारे जो 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी मैंने आपको बार बार बताया है कि जो भी साल उसमें से एक घटा दीजिए, यानी 1800 से 1899 तक का साल को हम 19th सेंचुरी बोलेंगे। इस तरीके से 18वीं सेंचुरी क्या होगी, 1700 से लेकर 1799 तक का काल। ठीक है, बोला गया है कि जो ट्राइबल इंसरेक्शन जो इतने सारे हुए इस काल में, वो क्यों हुए, उसका मेन जो कॉमन फैक्टर था वो क्या था। ट्राइबल इंसरेक्शन की बात हो रही है और वो भी कब, 19th सेंचुरी। ये तीन चीज आप देखें तो इस क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएंगे। पहला स्टेटमेंट है इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स। दूसरा है influence of foreign religious missionaries in tribal areas. तीसरा है rise of a large number of money lenders, traders and revenue farmers as middlemen in tribal area. चौथा है the complete destruction of the old agrarian order of the tribal communities.
तो मैंने बताया था आपको कि कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी रिवोल्ट हुआ हो, कोई भी ट्राइबल रिवोल्ट हो, चाहे कोई पीजेंट मूवमेंट हो, चाहे फ्रीडम स्ट्रगल हो, कोई भी चीज़ हुई हो तो उसका मेन कारण क्या है, उसके नेता कौन से हैं, उसकी मुख्य बातें क्या है, किस क्षेत्र में हुई, फिर क्या डिमांड थी, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इस वीडियो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। अब हम उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट को उठाएंगे। हिस्ट्री का जो वीडियो सीरीज है वो समाप्त हो जाएगी इस क्वेश्चन के साथ, और हम आगे अब इन्वायरमेंट के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक के, ये सारे जो फिल्म्स के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मेंस को भी सीरीज हम लोग शुरू करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, इसलिए क्योंकि उसमें जो है आपको किसी भी, आपको अब तक किताब में नहीं देखने को मिला होगा, जो मैंने करने की कोशिश की है कि आपको हर टॉपिक के ऊपर का मैंने जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2013 से लेके अब तक, उसको मैंने सेग्रीगेट कर लिया है। यानी 2013 10 साल के क्वेश्चन को आपको टॉपिक वाइज आपको देखने को मिलेगा। आप एक बार उसको फिर देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का 9वां क्वेश्चन के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं और इस वीडियो को समाप्त करते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उषा मेहता इज वेल नोन फॉर। यहाँ पर देखिए उषा मेहता एक लेडी है, उनके ऊपर सवाल है कि ये इनको क्यों जाना जाता है। चार स्टेटमेंट है। रनिंग द सीक्रेट कांग्रेस रेडियो इन द वेक ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। दूसरा है पार्टिसिपेटिंग इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तीसरा है लीडिंग ए कॉन्टिजेंट ऑफ इंडियन आर्मी। और चौथा है असिस्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट अंडर पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैंने आपको जैसे बताया, कोई भी नेता हो उसके बारे में मुख्य बातें जान लीजिए, उसने क्या किया, उसका योगदान क्या था, उसने क्या फाउंड किया, कौन से न्यूज़पेपर निकाले उसने, इसमें एडिटिंग की और इसमें उसने भाग लिया, किस क्षेत्र में उसने प्रतिनिधित्व किया, सारी बातें आपको पता होना चाहिए। और खासकर एक चीज़ और जोड़ लीजिएगा, अगर कोई महिलाओं के रिगार्डिंग हो बात, महिलाओं के संगठन के बारे में या महिलाओं का योगदान के बारे में या फिर दलितों के बारे में, जो विविध सेक्शन है दलितों के बारे में, जैसे ट्राइबल्स के बारे में, तो ये जो दबे हुए तबके हैं या गरीब तबके हैं, या फिर बोल सकते हैं कि जो कमज़ोर तबके हैं, गरीब नहीं बोलना चाहिए, कमज़ोर तबके हैं, तो उनके बारे में अगर कोई भी स्टेटमेंट देखने को मिले, कोऑर्डिनेशन देखने को मिले और उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आपने इतने धैर्य से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी वीडियो सीरीज आपको मिलते रहेंगे इसी तरीके से। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय, जय हिंद।